हेलो माय सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी बहुत मस्त चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो हमारा सेशन है वो है आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, बायोलॉजी के, जो कि है लाइफ प्रोसेस का चैप्टर आपका, जिसमें आपको इतने सारे प्रोसेसेस दिए हुए हैं जो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसे रिवाइज करें। तो आज इसी चैप्टर को हम कंसेप्ट मैपिंग के थ्रू रिवाइज करने वाले हैं, जिसमें मैंने सारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्टली बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरे सेशन को अटेंड कर रहे हो, ताकि आपसे कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि एग्जाम में आ सकता है मिस आउट ना हो जाए। ठीक है, तो आज के सेशन में अब हम क्या करने वाले हैं जरा देख लेते हैं एक बार फटाक से। तो देखो, आज के सेशन में हम ये चीजें करने वाले हैं जिसमें आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड सब चीजें हम चेक करेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली में होता क्या है। उसके बाद हम सेशन के टॉपिक्स पे आएंगे कि लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं, जिसको हम माइंड मैपिंग के थ्रू रिवाइज करेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन होगा, जो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि होमवर्क रॉकस्टार की साथ साथ आप लोगों का वो पार्ट रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो भाई हमारा बोर्ड एग्जाम में फोड़ने का ही है। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपको फोड़ना है तो ये सारे ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर ले भाई हम अपना सेशन, की नहीं करें एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि हाँ मैम मस्त सा स्टार्ट कर लो। अगर आप नहीं भी बताओगे फिर भी मैम स्टार्ट तो करेंगी बाबा। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चीज से, जो कि आता है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो भाई अब ये लाइफ प्रोसेस नाम की चिड़िया होती क्या है। अब लाइफ प्रोसेस हमको पता है, लाइफ मतलब हमारी जिंदगी, और प्रोसेसेस मतलब ऐसे सारे स्टेप्स, ऐसे सारे प्रोसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखने में, हमें जिंदा रखने में हेल्प करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट में हम कैसे सरवाइव करते हैं, ये सारे प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो अब ये प्रोसेसेस हमारे कैसे हेल्प करते हैं, उनको सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। अब ये होते क्या क्या हैं, तो अगर मैं होते का देखूं आंसर, तो सबसे पहले तो भाई हमारा न्यूट्रिशन ही होगा। न्यूट्रिशन का मतलब जब तक खाना नहीं खाओगे तो सर्वाइव कैसे करोगे। तो सबसे पहला तो जो चीज होता है हमारा, जो हमारा लाइफ प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है न्यूट्रिशन हमारा। भाई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हम सरवाइव कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रोसेस देखूं तो हमारा क्या होता है भाई, डाइजेशन का। अब खाना तो खा लिया है, उसको डाइजेस्ट भी तो करना होता है। जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में प्रेजेंट हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी उसमें फैट्स प्रेजेंट हैं, वो हमको कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो भाई डाइजेशन के बाद हमारा ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एसिमिलेट करके, एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट होते हैं। मतलब एब्जॉर्ब करता है पहले हम उसको खाने को, और फिर उसके बाद हम एसिमिलेशन में उस खाने को यूज करते हैं फॉर वेरियस अदर प्रोसेसेस, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन में, हमारे मूवमेंट में, ग्रोथ में, रिपेयरिंग में। तो ये सारे जो आपके फंक्शंस होते हैं, ग्रोथ के, रिपेयर के, और ये सारे फंक्शंस में कौन हेल्प करता है, यही सारे लाइफ प्रोसेस हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर हम तीसरे प्रोसेस की बात करें तो भाई रेस्पिरेशन का प्रोसेस आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आता है। तो रेस्पिरेशन भाई लाइफ प्रोसेस क्यों हो गया हमारा, तो देखो रेस्पिरेशन हमारा लाइफ प्रोसेस इसलिए हो गया क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के बाद ब्रेक डाउन किया जाता है। वो ब्रेक डाउन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है रेस्पिरेशन से।
समझे कि नहीं बुड़बकों? समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड। और हमारा फोर्थ प्रोसेस जो हो गया वो हो गया ट्रांसपोर्टेशन। भाई अब हमने न्यूट्रिएंट्स भी ले लिए, हमने उसको डाइजेस्ट भी कर लिया, हमने ब्रेक डाउन भी कर लिया रेस्पिरेशन के थ्रू, जिसमें हमारी एनर्जी रिलीज हो गई। उसके बाद हमने ट्रांसपोर्टेशन करना होगा उसका। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया? आपका जो भी खाना आपने खाया है उसको ब्रेक डाउन भी कर लिया, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट आउट करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। क्योंकि अगर एक ही जगह पे सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी तो वो किसी भी काम की नहीं होगी। आपको जितने भी प्रोसेस परफॉर्म करने, ग्रोथ के, मूवमेंट के, रिपेयर के, तो मैम की बातें सुनने के लिए, तो जितने भी चीजें, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? एनर्जी। और वो एनर्जी किस लाइफ प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू। समझे कि नहीं? उसके बाद लास्ट आता है हमारा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब जो भी चीज हमने खाई है, अब वो भाई वेस्ट भी तो जनरेट कर रही होगी। हम जो चीज हम खाते हैं उससे वेस्ट भी तो जनरेट होता है। मम्मी खाना बनाती हैं, वेजिटेबल्स, सब्जी पकाती है, तो सब्जी के छिलके आते हैं कि नहीं आते हैं? वो छिलके क्या होते हैं? पील्स जो होते हैं वो खराब ही तो होते हैं, वेस्ट ही तो होते हैं, हम उससे कुछ काम तो नहीं करते हैं। तो जब हमारी बॉडी भी ऐसी खाना खा रही है, डाइजेस्ट कर रही है, उसको ब्रेक डाउन कर रही है, एनर्जी के लिए यूज कर रही है, तो कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा ना बाबा भाई। तो वो बाय प्रोडक्ट हमारे एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जो कि हमको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो देखो एक लाइफ प्रोसेस और होता है, वो होता है रिप्रोडक्शन। बट ये हमारे सर्वाइवल में हेल्प नहीं कर रहा है, हमको डे टू डे लाइफ में, सर्वाइवल में, डे टू डे लाइफ की बात कर रही हूं मैं। डेली आपको सर्वाइवल में हेल्प नहीं कर रहा होता, ये बस आपकी जनरेशन को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। तो ये लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में इसीलिए नहीं ऐड ऑन होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिप्रोडक्शन भी तो मैम लाइफ प्रोसेस है, वो भी तो हमको हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है। तो भाई हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है, वो हमको सर्वाइवल में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, चलो मूविंग अहेड विद द वेरी फर्स्ट आर लाइफ प्रोसेस। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होती हैं? यही तो होती हैं कि हम मूवमेंट कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमको ट्रांसमिट हो रही है वो हमारे स्टिमुलस के, रिसेप्टर्स के थ्रू ही तो ट्रांसमिट होती है, न्यूरॉन्स के थ्रू ही तो ट्रांसमिट होती है। तो भाई हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही सारी है, मूवमेंट कर रहे, रेस्पायर कर रहे, सेंसिटिविटी हो रही है हमको। लेकिन बात ये आती है कि हम ये कर क्यों रहे हैं? ग्रोथ के लिए करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। यही सारी चीजें आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जिसको परफॉर्म कराने के लिए ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हेल्प आउट करते हैं। समझे कि नहीं बुड़बको? समझ गए। चलो मूविंग अहेड विद द वेरी फर्स्ट ऑफ आर, क्या था? न्यूट्रिशन। ठीक है, दिख रहा नहीं दिख रहा है तो दूसरा पेन ले लेते हैं। न्यूट्रिशन। तो भाई अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो हमारे 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो अब अगर मैं आपके देखो, फोटोसिंथेसिस इज द पार्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ओनली। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें आ जाते हैं हमारे प्लांट्स चचा जी, जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बाकी सारे रॉ मटेरियल्स का ब्रेक डाउन करके खाना प्रिपेयर करने का काम करता है प्लांट्स में। तो भाई प्लांट्स जो हैं हमारे, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और ये कौन से प्रोसेस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं? उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस is known as autotrophic nutrition and those organisms are known as
ट्रॉप्स, उन टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो भाई ऑटोट्रॉप्स कौन हो गए? हमारे प्लांट्स हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, क्योंकि उनके पास पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। समझे कि नहीं? समझे? वेरी गुड। तो अब अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस को देखें तो भाई फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो भाई फोटोसिंथेसिस में ना 3 स्टेप्स आते हैं। फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से 2 स्टेप जो होते हैं आपके वो आते हैं लाइट रिएक्शन में। जो 2 स्टेप्स आते हैं वो आते हैं लाइट रिएक्शन में, और 1 स्टेप आता है आपका डार्क रिएक्शन में। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये लाइट और डार्क रिएक्शन हमारा होता क्या है। तो भाई देखो, लाइट रिएक्शन की बात करूं तो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जिसमें होता क्या है, हमारा लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। हमारा जो क्लोरोफिल होता है, जो प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। किस लाइट को? सनलाइट को। ठीक है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरे स्टेप में वो यही लाइट एनर्जी को, यही सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यही केमिकल एनर्जी आपकी फिर क्या करती है? हाइड्रोजन को, वाटर को ब्रेक डाउन करने का काम करती है। तो अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, तो हमें पता है कौन कौन से रॉ मटेरियल हमें चाहिए होते हैं। एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, दूसरा हमें चाहिए होता है वाटर, थर्ड चाहिए होता है हमको सनलाइट की प्रेजेंस, और चौथा हमारा कौन सा फैक्टर होता है जो कि रिक्वायर होता है कंडीशन में? वो होता है क्लोरोफिल। तो भाई अगर क्लोरोफिल जो होता है वो यही सनलाइट को यूज करके, यही सनलाइट को केमिकल एनर्जी में ब्रेक कर देता है, केमिकल एनर्जी में ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद यही केमिकल एनर्जी वाटर का ब्रेक डाउन करती है। वाटर का जो ब्रेक डाउन होता है उसमें फोटोलिसिस बोलते हैं हम उसको। वाटर के ब्रेक डाउन में ना आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जिसमें लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन का मतलब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, जिसमें हमारा वाटर मॉलिक्यूल को क्लोरोफिल ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है उसको कन्वर्ट कर देता है वो केमिकल एनर्जी में। यही केमिकल एनर्जी फिर हमारे वाटर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। भाई ये जो ऑक्सीजन होता है ये आपको पता है एज अ बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है, और ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका इसमें रिडक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। तो CO2 प्लस H2O गिव्स आउट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो भाई अब अगर मैं ये बात बता दूं आपको एक चीज और, कि इस रिएक्शन के ऊपर, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर CO2 प्लस H2O गिव्स आउट ग्लूकोज प्लस O2, इसके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ ही सकता है, बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर क्वेश्चन आने की। मे बी आपके ऊपर लाइट और डार्क रिएक्शन का क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इस इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है? CO2 चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए होता है, जिसके थ्रू वो अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में खुद प्रिपेयर करते हैं, और बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन। यही ग्लूकोज फिर बाय प्लांट्स क्या करते हैं? सारे ग्लूकोज को यूज नहीं करते, कुछ बहुत ग्लूकोज को यूज करने के बाद वो कुछ बहुत ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे कि एक खुला हुआ कपड़ा है, उस खुले हुए कपड़े को तह करके रख दोगे, बंद करके रख दोगे, तो दैट इज द स्टार्च। तो ग्लूकोज इज वो खुला हुआ कपड़ा, और जब उसको आपने बंद करके रख दिया, अच्छे से लपेट करके रख दिया कपड़े को, तो वो बंद वाला कपड़ा इज स्टार्च। तो स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। आया समझ में कि नहीं आया? तो कौन सी 2 रिएक्शन पढ़ी हमने? लाइट और डार्क रिएक्शन पढ़ी, जो कि फोटोसिंथेसिस में होती है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अभी मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा, ठीक है, जो कि किस में हो रहा था? हमारे प्लांट्स में हो रहा था, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता
है। ठीक है, तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस या आपसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूछा जाएगा तो डू मेंशन द एग्जांपल्स आल्सो। यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप मिस आउट करके जाते हो। आप आंसर तो लिख करके आते हो लेकिन उसका एग्जाम्पल मेंशन करना भूल जाते हो, तो ये गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना, एग्जाम्पल जरूर मेंशन करके आना, गलती से भी एग्जाम्पल को छोड़ करके मत आना। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन की, तो वो मैंने आपको बताया क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, जैसे कि हम हो गए। अब यहाँ पे वो मम्मी खाना बना रही हैं, वो खाना नहीं होता है। मतलब जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, वैसे हम सनलाइट में खड़े होकर के अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम जादू नहीं है बाबा कि हम जादू की तरह अपना खाना खुद बना सकें। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं which do not prepare their own food and depend on another organism for their फूड वाली थिंग्स। ठीक है, मतलब जो खाना उनको चाहिए होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो गेन करते हैं। अब ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये फर्दर 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। देख सकते हो आप कौन कौन से 3 पार्ट्स में, होलोजोइक होता है, पैरासिटिक होता है और थर्ड होता है सेप्रोट्रॉफिक। तो अगर मैं होलोजोइक की बात करूं तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉलिड फूड के ऊपर फीड करते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए। हमको खाना जो चाहिए होता है सॉलिड फूड, सॉलिड फूड इन द सेंस कि हम राजमा खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, ये क्या है, सॉलिड मटेरियल्स है कि नहीं है, सॉलिड मटेरियल। तो हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के ऊपर फीड करते हैं क्योंकि हमको सॉलिड फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आंसर क्या हो गया, वी ह्यूमंस, एग्जांपल्स हम ह्यूमंस हो गए। ये फर्दर 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है, जिसमें आता है आपका हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और होता है ओमनीवोर्स। ये तो भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हर्बीवोर्स हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, और कार्निवोर्स वो होते हैं जो किसी और को मार करके खाते हैं, जैसे कि हमारा लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, जेकाल हो गया, फॉक्स हो गया। और ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपका लीफी वेजिटेबल्स के ऊपर भी फीड करते हैं और किसी अदर एनिमल के ऊपर भी फीड करते हैं, जैसे कि डॉग हो गया। डॉग को आप अपने घर वाला खाना खिलाओगे तो वो भी खा लेता है, लेकिन वो किसी और ऑर्गेनिज्म को मारकर भी खा सकता है। तो वो एग्जाम्पल हो गया डॉग या कैट आपकी। अब अगर मैं बात करूं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और की बॉडी पर रह करके उससे न्यूट्रिशन निकालते हैं लेकिन उसको मारते नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेरी बॉडी पे वो प्रेजेंट होंगे लेकिन वो मुझे मारेंगे नहीं, मेरा ही न्यूट्रिशन चुरा चुरा के खाते हैं लेकिन मुझे मारते नहीं है। दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, लिव ऑन अनदर बॉडी, on the body of another organism but without killing them। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है ना वो लाइस होती है। लाइस मतलब जानते हो, जो जुएं होती हैं, जुएं वो पैरासिटिक ही होते हैं जो कि आपके सर में रहते हैं, आपका खून चूसते रहते हैं सर से, लेकिन आपको किल नहीं करते हैं। तो इसकी बेसिस पे ना पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टो पैरासाइट होता है, एक एंडो पैरासाइट होता है। एक्टो का मतलब जो आउटसाइड रह रहे हैं, जैसे कि लाइसिस हो गई, आपकी बॉडी के अपर सरफेस पे रहती हैं। और एंडो पैरासाइट आपके वो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स हो जाते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि वर्म्स हो गए। आपने बचपन में मम्मी को सुना होगा कहते हुए कि बेटा मिट्टी मत खाओ, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, और फिर भी आप लोग बेशर्मों की तरह मिट्टी जरूर खाते थे क्योंकि मिट्टी का स्वाद बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो वही खरोच खरोच के कोने में जा करके मिट्टी खाते रहते थे आप लोग। तो वो डस्ट होती है ना, वो जो सॉइल होती है, उनके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं वर्म्स। नेकेड आईज से हमें विजिबल नहीं होंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये। और यही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वर्म्स जो होते हैं, ये भी एक टाइप के एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर रह करके आपका न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं लेकिन आपको किल नहीं करते। ये मोस्टली ना स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। बहुत डिफरेंट नेम्स है, बताऊंगी तो भूल जाओगे। ठीक है, रादर देन इसका एग्जांपल आएगा तो वर्म्स लिख करके आ सकते हो आप। और लास्ट में आते हैं हम सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स पे। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। ये क्या होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते
हैं, ठीक है। ये डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, जैसे कि हमारा फंगस हो गया, राइजोपस हो गया। फंगस जो फंगल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे ही ग्रो करते हैं। मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, राइजोपस हो गया, ये सारे क्या हैं, सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म विच गेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। तो मेक श्योर अगर इससे रिलेटेड एक आंसर आएगा तो एग्जाम्पल मेंशन करके जरूर आना, गलती से भी एग्जाम्पल मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स थ्योरी बेस्ड हैं, लेकिन इनसे एग्जाम्पल और आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो मेक श्योर करना कि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर मेंशन करके आओ। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट, जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो भाई अब हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अगर हम देखें तो वो किसमें स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा माउथ में। माउथ में क्या प्रेजेंट होती है, बकल कैविटी। माउथ में क्या प्रेजेंट होती है, बकल कैविटी। ये बकल कैविटी क्या करती है, हमारे खाने को तोड़ती है, हमारे खाने को तोड़ती, हमारे जो टीथ होते हैं हम उससे च्यू करते हैं खाने को और उसका क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। अब हमारे टीथ के साथ साथ हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। यही सलाइवा जो आपका फूड होता है उसके साथ मिक्स हो करके उसको क्या बना देते हैं, वेट बना देते हैं, गीला बना देते हैं। साथ साथ में स्टार्च का भी डाइजेशन करते हैं, साथ साथ में स्टार्च को भी डाइजेस्ट करते हैं, उसका ब्रेकडाउन करते हैं माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो भाई हमारा जो सबसे पहला डाइजेशन का स्टेप होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। हमने खाना खाया, हमारे टीथ ने उसको ब्रेक डाउन किया, तोड़ा छोटे छोटे पीसेस में, सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रीट किया जिसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि ये सलाइवरी एमाइलेज नाम का जो ग्लैंड एंजाइम होता है आपका, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किसमें, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। और ये जो सलाइवा होता है ये फूड को मिक्स करके वेट कर देता है ताकि हम इजीली उसको ईसोफेगस के थ्रू क्या कर सके, निगल सके। समझे कि नहीं, क्या कर सके, इजीली उसको निगल सके, ठीक है, उसको एनगल्फ कर सके। तो भाई अब आ जाता है हमारा ये सेकंड पार्ट, क्या होता है, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस में क्या होता है, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है, आपने स्प्रिंग देखी है, स्प्रिंग, स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में ऐसे 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 होती है, तो ये ईसोफेगस भी ना उसमें ऐसे ऐसे वेविक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू हमारा जो खाना होता है हमने एनगल्फ किया होता है वो पहुंच जाता है हमारे कहाँ पे, टमी के अंदर, स्टमक के अंदर। किस में पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। और ये स्टमक में फिर थर्ड में डाइजेशन होता है जिसमें वो क्या क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है और पेप्सिन रिलीज करता है। तो भाई अब एक बात बताओ, इन तीनों के ही अपने अपने फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं अब बता लेती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो HCl होता है ये क्या होता है, एसिड होता है। ये HCl जो होता है ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है, HCl जो होता है पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिवेट, पेप्सिन जो है वो सिर्फ एसिडिक एनवायरनमेंट में ही एक्टिवेट होता है। तो पेप्सिन एक्टिवेट होता है और प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। HCl का एक और काम होता है, वो जर्म्स को किल करता है। आपने किल जर्म्स, अब भाई गलती से आपने जो खाना खाया उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो गया जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उसको किल करने का काम हमारा HCl करता है। और अब अगर बात आती है म्यूकस की, तो ये जो म्यूकस जो है ना ये हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, HCl एसिड से। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है HCl, H2SO4 एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये तीन ऐसे एसिड हैं जो सबसे ज्यादा कोरोसिव होते हैं। आपके स्टमक में अगर ये प्रेजेंट है तो भाई अगर म्यूकस नहीं प्रेजेंट होगा तो ये आपके स्टमक के वॉल्स को कोरोड कर देंगे, खराब कर देंगे। तो हमारे इसी HCl से हमें बचाने के लिए म्यूकस काम आता है, ठीक है।
और ये जो म्यूकस होता है ना, इसीलिए कहा जाता है बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। अगर आप खाली पेट रहोगे तो ये HCl ज्यादा सिक्रीट होता है और आपकी स्टमक की वॉल्स में अल्सर कर सकता है, उसको खराब कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। तो भाई अब स्टमक के थ्रू ये खाना जाता है हमारा कहाँ पे, ये स्टमक के थ्रू हमारा खाना जाता है अब किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए अब भाई हमारा खाना जो है, हमारा जो फूड है, वो फूड क्या था, हमारा एसिडिक हो गया था HCl की वजह से। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज, लिवर अपने अपने सिक्रीशन पोर करते हैं, अपने अपने सिक्रीशन पोर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ये जो पेनक्रियाज होता है आपका, ये इनके जो एंजाइम्स होते हैं कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज एंड अमाइलेज। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज, ये तीनों ही तब तक आपका एक्टिवेट नहीं होते हैं जब तक उनको एल्कलाइन एनवायरनमेंट नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता, एल्कलाइन एनवायरनमेंट नहीं मिलता। और ये एल्कलाइन एनवायरनमेंट को कौन प्रोवाइड करता है, लिवर प्रोवाइड करता है बाइल जूस सिक्रीट करके। ये बाइल जूस क्या करता है, फैट को, फैट ग्लोब्यूल्स को, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। किसमें ब्रेक डाउन करता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। तो भाई अब ये लिवर में जो बाइल डक्ट होता है, ये बना हुआ है बाइल डक्ट आपका, जो कि बाइल जूस सिक्रीट करता है। ये बाइल जूस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाता है, ताकि आपके जो पेनक्रियाज के पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज एक्टिवेट हो सके। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है फर्दर और ज्यादा, लाइपेज और ज्यादा फैट का ब्रेक डाउन करता है और अमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। और ये आधे आधे डाइजेस्ट ब्रेक डाउन होने के बाद प्रॉपर ब्रेक डाउन इसका स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट जो आपका स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और हमारे जो फैट होते हैं उसको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते है। ठीक है, और यही सारे सारे सिंपल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी बॉडी क्या करती है, फिर एब्जॉर्ब कर लेती है। ये सारे सिंपल सब्सटेंसेस हैं जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, किसके थ्रू, विलाई के थ्रू। जो विलाई किस में प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या होते हैं, ये इन विलाई में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जो कि इस खाने को एब्जॉर्ब कर देते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारी बॉडी क्या करती है, इसको एसिमिलेट करती है। एसिमिलेट मतलब यूज करती है जहां जहां पे हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, उसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें और कोई डाइजेशन नहीं परफॉर्म होता। बाकी हमारा जो वेस्ट है वो फिर रेक्टम में और फिर लास्ट में जाके एनस के थ्रू, वो सॉलिड वेस्ट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, सॉलिड वेस्ट के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डाइजेशन का प्रोसेस जो हमने अभी पढ़ा। भाई माउथ में इंजेक्शन होता है, माउथ के बाद ईसोफेगस जाता है, ईसोफेगस में स्टमक में जाता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जाता है जहां पे फाइनल डाइजेशन होता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद खाना हमारा अनडाइजेस्टेड रेक्टम में जाता है और एनस के थ्रू वो इजेस्ट हमारा हो जाता है। इजेस्ट मतलब हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते है। Now moving ahead with the human respiratory system। भाई अब हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो स्टार्ट होता है हमारे दो नॉस्ट्रिल से। हमने एयर को इनहेल किया नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ये नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे
जो एयर होती है वो जाती है नेजल कैविटीज में, नेजल पैसेज में, जो कि प्रेजेंट होता है बिहाइंड द नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल के पीछे एक नेजल पैसेज होता है, कैविटी होती है जिसके अंदर हमारी एयर जाती है। वहां से जाने के बाद ये फेरिंग्स में जाता है। अब फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है एयर और फूड का, लेकिन इसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है जो कि जब हवा आती है अंदर तो बंद हो जाता है ताकि फूड उसके अंदर जब फूड डाइजेस्ट कर, हम लोग फूड इनहेल कर रहे होते हैं, एनगल्फ कर रहे होते हैं, तब ये बंद हो जाता है ताकि उसके अंदर फूड एंटर ना कर पाए। सांस की नली जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारा फूड एंटर ना हो पाए, नहीं तो हम चोक हो जाएंगे, हमारी डेथ हो सकती है। तो भाई जो फेरिंग्स होता है हमारा, सबसे पहले हवा कहाँ गई, एयर कहाँ गई, नॉस्ट्रिल्स में, फिर जाती है नेजल कैविटी में, उसके बाद जाती है फेरिंग्स में जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों का। उसके बाद यही हवा जाती है आपकी लेरिंग्स में जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो अगर आप बोलोगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन सुनाई देता है, तो यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारा वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स के बाद ये जाती है हवा कहाँ पर, हमारी ट्रेकिया में। ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं वो ट्रेकिया को कोलैप्स करने से प्रिवेंट करते हैं, कोलैप्स करने से प्रिवेंट करते हैं। क्योंकि अगर गलती से आपने सारी एक्सहेल आउट कर दी हवा, तो भाई ट्रेकिया के अंदर तो कोई हवा नहीं बचेगी। तो जब कोई हवा नहीं बचेगी तो ट्रेकिया क्या कर सकती है, कोलैप्स हो सकती है। क्या हो सकती है, पिचक के कोलैप्स हो सकती है। तो उस कोलैप्स से प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेकिया के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद ये ट्रेकिया ना दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। अगर मैं डायग्राम आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये है हमारी ट्रेकिया, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई जिनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। तो भाई हवा कहाँ गई, सबसे पहले गई नॉस्ट्रल्स में, फिर नेजल पैसेज में, फिर फेरिंग्स में, फिर लेरिंग्स में। लेरिंग्स के बाद आ गया हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ब्रोंकाई जो होता है ना फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। देखो अगर मैं डायग्राम आपको बना करके दिखाऊं तो इस तरीके से होता है, जैसे कि ये अगर हमारा ट्रेकिया हो गया तो ये दो पार्ट्स में इस तरीके से ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फर्दर उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हो गए। ये क्या हो गए, ब्रोंकाई हमारी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई। क्या हो गई, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गई। देख रहे हो ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक ट्री होता है जिसको हम ट्रेकिया बोल सकते हैं, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जो ब्रोंकाई हो गई। ब्रांचेस के भी फर्दर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल्स पे ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। भाई एल्वियोलाई जो होती है, ये जो एल्वियोलाई है आपकी, यही मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज होती है। मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यहीं पे ही सारा ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होता है। क्योंकि ये एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। आपने एयर इनहेल करी, एयर हमारी एल्वियोलाई के अंदर फिल अप हो जाती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है हार्ट हमारा, फिर वहां से CO2 जो होती है ब्लड में से निकल करके एल्वियोलाई में चली जाती है, और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होती है वो वापस से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। तो इस तरीके से जो गैसियस एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भाई सांस नहीं लोगे तो जिंदा कैसे रहोगे, है ना। तो मेन साइट आपकी क्या हो गई, हमारी एल्वियोलाई हो गई जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेन एक्सचेंज होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, इसका लेबल और इसको ड्रॉ करके जरूर देख लेना, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे लेबल रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन में, जो कि आपका सेक्शन ई होता है। हाँ, और उसके बाद ड्रॉ करने के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई 4 पार्ट उसमें मेंशन कर दो, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या एल्वियोलाई। तो ये इसीलिए ये डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। जो भी डायग्राम मैंने अभी तक आपको समझाए हैं, बताए हैं, वो सब अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। बोर्ड्स के एग्जाम में डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, और बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम ओनली। ठीक है।
तो अगर हम आगे बढ़े तो अब आ जाता है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अब हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे जिसमें ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा था। कौन सा प्रोसेस हो रहा था, ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, तो अब आप लोगों में से ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ब्रीथिंग जो होता है ना आपका, अगर मैं बात करूं ब्रीथिंग की, तो बैक अगर आऊं, तो अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग प्रोसेस की, तो ये ना एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ये ब्रीदिंग जो होता है ना वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब फिजिकल प्रोसेस जिसमें सिर्फ गैस का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा होता है। कि क्या हो रहा होता है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है, अदरवाइज इसमें और कुछ नहीं होता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। ब्रीदिंग में एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। तो अगर अब मैं आगे देखूं तो बात आती है हमारे रेस्पिरेशन की। तो अब अगर मैं रेस्पिरेशन के बारे में बताऊं, अब अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं ना, तो ये जो रेस्पिरेशन होता है ना आपका, ये आपका फिजिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है, एक टाइप का बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब ये क्या, किस चिड़िया का नाम है, बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का, सॉरी ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे, ऑक्सीडेशन होता है और क्या रिलीज की जाती है, एनर्जी रिलीज की जाती है। तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस which takes place in the presence of oxygen for the oxidation of food to release the एनर्जी। तो भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उसमें से एनर्जी रिलीज की जाती है। अब ये तो हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक प्रोसेस और होता है रेस्पिरेशन में जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। उन दोनों में बस डिफरेंस इतना है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होता है उसमें एनर्जी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, लेकिन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है आपकी रेस्पिरेशन, वो उसमें एनर्जी थोड़ी सी कम रिलीज होती है। तो इसके बेसिस पे ना आपके दो टाइप के रेस्पिरेशंस आते हैं। एक आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होगा, ठीक है, और एनारोबिक जो होगा वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अभी हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि हमारा ग्लूकोज जो होता है वो सबसे लास्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट होता है जब हमारा पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो यही जो ग्लूकोज होता है उसको साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पायरुवेट आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर भी आपका एक MCQ का 1 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल्स मेक अप द पायरुवेट मॉलिक्यूल। पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ है या ग्लूकोज में कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ग्लूकोज में आपके 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो भाई एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जो कि होता है आपके यीस्ट चचा जी के अंदर, जिसमें जो ये प्रोसेस हो रहा होता है ये अगेन आपका साइटोप्लाज्म में होता है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ग्लूकोज भी पायरुवेट में साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट होता है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ब्रेकडाउन ऑक्सीडेशन हो रहा होता है फूड का, वो भी साइटोप्लाज्म में होता है, जिसमें से एथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है ATP के फॉर्म में, और सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल ही रिलीज होते हैं। कितने ATP के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, ओनली एंड ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड। अब देखो एक और टाइप का रेस्पिरेशन होता है जो कि हमारे मसल सेल्स में होता है। किस में होता है, हमारे मसल सेल्स में होता है। अब इसमें क्या होता है ना, हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली होती है, हैवी एक्सरसाइज कर ली होती है, तो हमारी क्या होती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग भी इंक्रीज हो जाती है, हम बहुत जोर जोर से सांस लेने लग जाते हैं इस तरीके से। तो क्या होता है ना, इससे हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो लैक कर जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ना
हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो प्रॉपर हो नहीं पाता। और ये कहाँ पर होता है? हमारे मसल्स के सेल्स में। भाई एक्सरसाइज करिए तो हमारी मसल्स ही तो काम कर रही हैं। उसमें क्या होता है, ये जो पायरुवेट होता है ना आपका, ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में रिलीज होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो उसमें ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। इसमें भी जो एटीपी रिलीज होता है वो बस सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ही होते हैं। और एक बात और बता दूं, जो क्रैम्प्स होते हैं ना आपको एक्सरसाइज करने के बाद, क्रैम्प्स का मतलब जो दर्द होने लग जाता है आपको मसल्स में, वो भी लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है। जो कि आपका ठीक ऐसे हो सकता है कि आप गर्म पानी से वो हॉट वाटर बाथ ले लो, या फिर जो हॉट हीटिंग पैड होता है ना उससे आप सिकाई कर लो, तो धीरे धीरे करके 1-2 दिन में वो आपके क्रैम्प्स ठीक हो जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट में अपने एरोबिक रेस्पिरेशन पे। क्या कौन से रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और यही एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है। तो भाई सेल्यूलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें हमारा ये जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में। और अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें जो एटीपी रिलीज होती है उसका अमाउंट 38 एटीपी होता है। तो देख रहे हो 38 एटीपी और 2 एटीपी में कितना डिफरेंस है भाई। 2 एटीपी का मॉलिक्यूल जो होता है वो किसी काम का नहीं होगा आप लोगों के लिए, अगर आप में ये एरोबिक रेस्पिरेशन की जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगा। यही रीजन होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन आपका ज्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। और ये इसीलिए ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ह्यूमन सेल्स में होता है। समझे कि नहीं? कितने टाइप के हमारे रेस्पिरेशन हो गए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस हैं और बहुत घुमा फिरा के इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, या आपका पायरुवेट ब्रेकडाउन में कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल और वाटर रिलीज हुआ, ये सब रिलीज हुआ तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, किस जगह पे ये प्रोसेस होता है। तो एक इससे रिलेटेड स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन से रिलेटेड, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन तो मस्ट है एग्जाम में। तो आप मेक श्योर करके जाना कि आप अपने ये स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन को जरूर पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। तो अब हमने कितने प्रोसेस कर लिए? हमने 3 प्रोसेस कर लिए भाई। कितने प्रोसेस कर लिए? 3 प्रोसेसेस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, ये हो रहा है हमारी फिश में, फिशी में होता है हमारी फिशी। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाई एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैव हाई रेट ऑफ ब्रीथिंग देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। उनको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि आपके जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा होती है। दूसरा रीजन ये है कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है कंपेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कंपेरिजन में जो वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट होती है, लो होती है। यही रीजन होता है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत जोर जोर से सांसें लेते हैं कंपेयर टू आवरसेल्फ, ठीक। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका जाइलम। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारा प्लांट्स में, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में ना वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे जाइलम करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो रूट प्रेशर के थ्रू करते हैं, एक ट्रांसपिरेशन के थ्रू करते हैं। रूट प्रेशर इन द सेंस कि जैसे ही आपका जो आयंस होते हैं वो रूट के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू द सॉइल, और पानी सॉइल में ज्यादा प्रेजेंट होता है रूट्स के अंदर। तो पानी कहां से कहां मूव करता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो पानी सॉइल के थ्रू रूट्स में चला जाता है, और ये तब होता है जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमारी लीव्स में से जो कंटिन्यूअसली इवापोरेशन के थ्रू पानी लूज हो रहा होता है, जिससे एक प्रेशर
प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, जिसके थ्रू आपके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल में से पानी को सक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही दो प्रोसेस के थ्रू आपका जो जाइलम होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरा आपके प्लांट्स में। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब आपका रूट्स में से पानी ऊपर के सारे प्लांट के पार्ट्स तक जाएगा, कभी भी ऊपर से पानी नीचे नहीं आता है, हमेशा पानी नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट, और वो ट्रांसपोर्ट है हमारे फूड का। अब भाई हम प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, तो पहला वाटर और मिनरल्स किसने ट्रांसपोर्ट किए? हमारे जाइलम चचा जी ने, जालिमा चचा जी ने किए। अब बात आती है हमारे वाटर के फूड के ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन देखें तो हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है कि फ्लोएम जी जो है हमारे वो फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब फ्लोएम में 4 कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, phloem fibers and phloem parenchyma, fibers and parenchyma, ये सारे के सारे जो फ्लोएम के पार्ट्स होते हैं यही हेल्प करते हैं वाटर और उसके मूवमेंट पे। अब देखो मूवमेंट कैसे होता है, देखो मूवमेंट कैसे होता है। ये प्रेजेंट होता है हमारा, सपोज करो जाइलम, जिसको मैं ZY से डिनोट कर देती हूँ, और ये मेरा प्रेजेंट है फ्लोएम, जिसको मैं PH से डिनोट कर देती हूँ। अब भाई ये इसमें जो फूड प्रेजेंट होता है, इसमें जो H2O प्रेजेंट होता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे H2O का अमाउंट हाई है, यहाँ पे H2O का अमाउंट लो है, तो पानी क्या करता है? हाई अमाउंट से फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होने लग जाता है। जो पानी है हमारा H2O यहाँ से वो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और यही वाटर जो है इसके साथ मिक्स होकर के हमारा खाना फ्लोएम के थ्रू पूरे ही हमारे प्लांट के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सब्सटेंसेस जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, रूट्स, फ्रूट, स्टेम, इनमें जितने भी आपका खाना एब्जॉर्ब होता है वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता है। देखो आप इसमें भी देख सकते हो कि ये देखो जो जाइलम है इसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही पानी जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से फ्लोएम में लो कंसंट्रेशन में जाने लग जाता है, और इसी खाने के साथ मिल करके ये जो खाना है सुक्रोज के फॉर्म में, ये पानी के साथ मिल करके पूरे प्लांट के पार्ट्स में आपका स्प्रेड आउट हो जाता है। तो इस तरीके से फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम जरा कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लें। तो भाई कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आपके दिखा इसमें 4 रहा है, लेकिन कंपोनेंट्स आपके 3 ही होते हैं। एक तो फ्लूइड कंपोनेंट होता है। फ्लूइड कंपोनेंट कौन सा होता है? ब्लड होता है हमारा फ्लूइड वाला कंपोनेंट। क्या कंपोनेंट होता है? ब्लड होता है हमारा फ्लूइड वाला कंपोनेंट। उसके बाद हमारा कैरियर कंपोनेंट होता है, जो कि होता है हमारा ब्लड वेसल्स। कैरियर कंपोनेंट क्या होता है? ब्लड वेसल्स, जो कि लेकर के जाते हैं। और लास्ट आता है हमारा पंपिंग ऑर्गन, हमारा दिल धड़कने दो, हमारा क्या आ जाता है? हार्ट आ जाता है। तो भाई 3 कंपोनेंट्स हो गए हमारे। कौन कौन से? फ्लूइड कंपोनेंट जिसमें ब्लड आता है, सेकंड कंपोनेंट ब्लड वेसल्स आते हैं जो कि कैरियर कंपोनेंट बनाता है हमारा, और लास्ट में हमारा आता है हार्ट, जो कि सर्कुलेटरी हमारा पंपिंग ऑर्गन होता है। तो भाई अब इसमें से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा, वो या तो आपका डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन हो जाता है कि डबल सर्कुलेशन होता कैसे है, और एक हार्ट का डायग्राम। पहला तो आपका डबल सर्कुलेशन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से आपका एक तो डबल सर्कुलेशन हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, और दूसरा आता है हार्ट का डायग्राम। हार्ट का डायग्राम, तो भाई हार्ट का जो डायग्राम है वो तो जरूर प्रिपेयर करके जाना। अब अगर मैं बात करूं हार्ट के डायग्राम की, तो हमें पता है जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब अगर इसकी पार्ट्स की बात करूं तो ऊपर वाला छोटा चैम्बर लेफ्ट एट्रियम होता है, जिसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहां से? पल्मोनरी वेन से, वो भी कहां से? लंग्स से। ठीक है,
तो यहाँ एंटर किया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि मिट्रल वॉल्व जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, उसके थ्रू हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये जाता है एओर्टा में, और एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी सिस्टम में इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब अगेन भाई हमारा सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन हो गया, ऑक्सीजन यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। यही कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा लेकर के आती है और पोर कर देती है उसको राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, किस वॉल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, और यहां से राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपका जाता है लंग्स के अंदर, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जाता है लंग्स में, जहां पे ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है। अगेन हमारा ऑक्सीजन हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, वापस से उसको फिर पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में लेकर के आती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन, जिसमें आपको हार्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब अगर मैं बात करूं डबल सर्कुलेशन की, तो इसमें दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये लंग्स से रिलेटेड है, और ये हमारा स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से। भाई राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के बाद जाता है लंग्स में, जिसमें ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है। किसमें होता है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस। और लंग्स के बाद ये जाता है कहां पे, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन के बाद ये जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो ये था हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो सिस्टमिक का मतलब हमारे बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व है। लेफ्ट एट्रियम पे हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन खत्म हुआ था, तो लेफ्ट एट्रियम के बाद हमारा ब्लड कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जाता है ये एओर्टा में। एओर्टा के बाद हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज, सेल, सब तक पूरे बॉडी के सिस्टम तक ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बॉडी सिस्टम से वेना कावा हमारी अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको लेकर के जाती है कहां पे, राइट एट्रियम में, और यहीं पे खत्म हो जाता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इस तरीके से आपका पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन का स्कीमेटिक डायग्राम, ब्लॉक वाला डायग्राम आ सकता है। तो भाई मेक श्योर करना कि आप डबल सर्कुलेशन और हार्ट के डायग्राम को बहुत अच्छे से पढ़ करके जा रहे हो। चलो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट। तो ये भाई हमारे हैं ब्लड वेसल्स, जो कि आ जाता है हमारा सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट, कैरियर कॉम्पोनेंट। तो भाई 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक होती हैं आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स, और एक होती है कैपिलरीज। हमारी आर्टरीज की बात करूं तो इनकी जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स दीवारें, वो काफी थिक और मस्कुलर होती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में से जो ब्लड फ्लो हो करके जा रहा होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर वाला होता है। ठीक है, क्या होता है, हाई प्रेशर वाला होता है। तो उस हाई प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, रिटेन रखने के लिए आर्टरीज की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो काफी थिक होती हैं। इनमें कोई भी वॉल्व्स नहीं प्रेजेंट होते। वॉल्व्स की बात करूं तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो भाई आर्टरी में ऑलरेडी इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस तो होते ही नहीं है, तो उसमें वॉल्व्स की प्रेजेंस नहीं होती है। लास्ट में होता है एक्सेप्शन आता है, वो ये कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अदरवाइज जितनी भी आर्टरीज हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। नेक्स्ट आता है वेन्स। इनकी जो मसल्स होती है, मस्कुलर वॉल्स होती है, वो काफी थिन होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लड कैरी करके लेकर के जाते हैं ना, उसमें उतना प्रेशर नहीं होता। इसके अलावा इनमें वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। भाई इतने कम प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसके बैक फ्लो होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इसमें वॉल्व्स नहीं प्रेजेंट होती। और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है इसका, अगेन वो होता है पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग्स से लेकर के लेफ्ट एट्रियम तक। तो ये आप अपना एक्सेप्शन याद रखना। लास्ट में आता है हमारी कैपिलरीज। भाई ये कैपिलरीज की तो वॉल सबसे ज्यादा थिन होती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है सेल्स के बीच में, भाई टिश्यूज के बीच में अच्छे से अच्छे गैसियस एक्सचेंज हो सके एफिशिएंटली, इसीलिए जो कैपिलरीज की वॉल्स होती हैं वो काफी थिन होती हैं। और ये डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों ही टाइप के ब्लड वेसल्स को, ब्लड को कैरी करता है। और इसमें भी ब्लड जो होता है वो काफी लो प्रेशर के साथ मूव करता
है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हमारा कैरियर कंपोनेंट जो कि है ब्लड वेसल्स। अब अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड हमारा प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से मिलकर के बना होता है, जिसमें प्लाज्मा हमारा फ्लूइड वाला कंपोनेंट होता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करूं तो व्हाइट ब्लड सेल्स हमको प्रोटेक्शन देते हैं फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और प्लेटलेट जो होते हैं वो क्लॉटिंग का काम करते हैं। हमको जब चोट लग जाती है तो वो चोट जो होती है हमारी, उसको हील करने के लिए हमारे प्लेटलेट्स काम करते हैं। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्सक्रीशन। अब ये एक्सक्रीशन क्या होता है यहाँ पे किसका एक्सक्रीशन, नाइट्रोजनस वेस्ट का, जिसमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो होता है यूरिया का। द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो भाई एक्सक्रीशन हमारा सिर्फ और सिर्फ किडनी नहीं परफॉर्म करती है, दे आर अदर एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो कि हैं ये सारे हमारे, जिसमें से पहला आ जाता है हमारा लंग्स जो कि CO2 को एक्सक्रीट करता है। भाई अब CO2 का हमारी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो लंग्स हमारे किसको एक्सक्रीट कर रहे हैं, CO2 को। दूसरा आ जाता है हमारा स्किन में प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड्स जो कि स्वेट रिलीज करते हैं। भाई क्या करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं, जिसमें बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीट होता है, माइन्यूट अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीट होता है। और उसके बाद हमारा किडनीज भी लिवर भी आता है। ये जो लिवर होता है ना, ये आपके जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो होता है आपका, ये प्रोटीन्स वगैरह से बना होता है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर ये यूरिया आपका किडनी क्या करती है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो भाई ये सारे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जिनको हम एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं, और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा किडनी होती है। तो अब बात आ जाती है हमारी ये कि किडनी का जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर आपका या तो डायग्राम लेवल या फिर आपका इससे रिलेटेड कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये पूछा जा सकता है। तो अगर मैं डायग्राम बना करके दिखाऊं तो भाई पहला आ जाता है हमारे दो किडनी शेप बीन्स, जिसमें से निकल रहा होता है यूरेटर भाग, ठीक है। ये यूरेटर कनेक्ट होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर हमारा कनेक्ट होता है यूरेथ्रा, ठीक। ये हो गया यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे अंदर प्रेजेंट होती है रीनल वेन और रीनल आर्टरी, ठीक। तो भाई ये जो किडनी होती हैं ये आपका मेन फंक्शनल यूनिट होती हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यही नेफ्रॉन्स जो होते हैं यूरिन फॉर्मेशन का काम करवाते हैं। जब पूरी यूरिन फॉर्म हो जाती है तो ये जो यूरेटर्स होते हैं इसको किडनी में से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में फिर हमारी यूरिन स्टोर होती है, और जब तक हमको अर्ज नहीं होती मिक्चुरेशन की कि हमको सुसु जाना है, तब तक हमारा यूरिनरी ब्लैडर में ही रहती है यूरिन, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका यूरिन का फॉर्मेशन और नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन का डायग्राम और आ जाता है हमारा यूरिन का फॉर्मेशन। एक पल आपसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम वो नहीं पूछे, लेकिन नेफ्रॉन का डायग्राम वो आपसे जरूर पूछ सकते हैं। तो नेफ्रॉन का डायग्राम और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये दोनों चीज तो जरूर पढ़ के जाना। अभी बता देती हूँ होता क्या है। तो यूरिन फॉर्मेशन जो होती है उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। किसका स्टेप आ जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, जिसमें क्या होता है भाई, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है आपका वो लेकर के जाती है एफरेंट आर्टीरियल। ये नाइट्रोजनस रिच ब्लड को लेकर के जाती है कहां पे, ये है आपकी ग्लोमेरुलस, जिसको हम टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं। अब इसके अंदर हो जाता है हमारा पहला स्टेप जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, आयंस सब आपका फिल्टर हो जाता है और एंटर कर जाता है बोमैन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। और जो बचा हुआ आपका अब सब कुछ अल्ट्रा फिल्टर हो गया, आपका जो बचा हुआ ब्लड होता है वो इफरेंट आर्टीरियल आपके ब्लड के अंदर पोर आउट कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका
सेकेंड स्टेप आता है बोमैन कैप्सूल के बाद, जो कि होता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है? ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन होता क्या है? अब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, और डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें हो जाता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। मेनली होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जिसमें ग्लूकोज, भाई हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है, आयंस की भी जरूरत होती है, अमाइनो एसिड्स की भी जरूरत होती है। तो ये पीसीटी क्या करते हैं? सब चीजों को वापस से, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ करके ये ग्लूकोज, आयंस, अमाइनो एसिड को वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। रीएब्जॉर्ब करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का। किसका आता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में हमारे यही तीनों पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, ये तीनों ही आयंस सिक्रीट करते हैं ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, आयन सिक्रीट करते हैं ट्यूब्स के अंदर, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। अब ये सारे आयंस जो होते हैं हमारी बॉडी का क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में आयंस का बैलेंस बना रहे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे। ये बैलेंस बनाने का काम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी करता है। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमारी पूरी यूरिन जब फॉर्म हो जाती है तो वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर से कनेक्टेड होती है। यूरेटर से फिर वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेस थ्रू द माइंड मैपिंग। आई होप सबको ये पूरा का पूरा, भाई यही तो बताया मैंने आपको, पूरा का पूरा ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे ऐसे एक्सक्रीट आउट करते हैं, जो लीफ होती हैं, जो आपकी सड़ गई होती हैं, खराब हो गई होती हैं, वो गिर जाती हैं। रूट्स भी आपके सॉइल के अंदर एक्सक्रीट करते हैं। और स्टेम जो होता है, जो स्टेम होता है वो रूट्स जो होती हैं वो स्टेम आपकी जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं रेजिन्स। ये जो रेजिन्स होते हैं ये प्लांट का एक्सक्रीटरी मटीरियल होता है। इसी तरीके से आपका प्लांट एक्सक्रीट आउट करता है वेस्ट को। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पूरा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर थ्रू द माइंड मैपिंग। एंड हियर इज योर वर्क का क्वेश्चन कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी। तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि आपका फैट जो होता है बॉडी में वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम लिंक जो है, टेलीग्राम उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है सेशन के, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ताकि मुझसे रिलेटेड ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपसे मिस आउट ना हो। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है या मुझसे कोई गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए आपको टॉपिक से रिलेटेड या अपनी कोई लाइफ से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। मेरी आईडी है खुशबू-भाटिया, लेकिन कोई भी मुझसे फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले सेशन को जरा लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलते रहे। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार अमेजिंग सेशन में। तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। बाय बाय, टेक केयर।